हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए अपने चैनल पे वो सारे आपको क्लियर हुए हों। अगर कोई भी टॉपिक में आप उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोई आपके अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ पे आपकी डिसाइडेड टॉपिक पे हम वीडियोज़ जो है वो बना के और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लर्न कर पाए, उसको सीख पाए। राइट, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जैसे कि हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो अबाउट इनकम टैक्स का हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में डाला था और उसके टाइप्स के बारे में हमने बात किया था। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्स एग्जम्पशंस, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में जितने भी टाइप्स है प्रोविडेंट फंड के, उसमें कितना हमारा टैक्स जो है वो पार्ट एग्जाम्प्ट रह रहा है, मतलब उतना पार्ट ऑफ इनकम पर प्रोविडेंट फंड पर टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा अंडर द टैक्स एग्जामिशन, दैट इज़ आ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। राइट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि हमने टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में देखा था, तो उसका अब हम आपको अगर वो वाला देखना है वीडियो कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या है, किसके अंदर जो कौन से एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF जो है वो टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड इंप्लीमेंट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो सब आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, जो कि प्रोविडेंट फंड एंड टाइप हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियो के पहले वाला जस्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड के। राइट, तो फर्स्ट हमारा SPF दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो उसमें हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही देखते हैं कि एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मैंने बताया था उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा पार्ट जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है पर मंथ के बेसिस पर, क्योंकि पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, तो पर मंथ वो जितना भी PF SPF में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर का पूरा पार्ट क्या रहता है, एग्जाम्प्ट रहता है, यानी ₹1 भी उस पर टैक्स एम्प्लॉयर को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है टू द गवर्नमेंट को। राइट, देन एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है SPF में, वो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पूरे साल पर एनम के बेसिस पे जो भी आपको पर मंथ इनकम मिल रहा है ना, वो सारे मंथ का ऐड कर दो तो पूरे साल की इनकम आ जाएगी। तो उसमें से आपको एम्प्लॉई का जो भी कंट्रीब्यूशन है कर रहा है अंडर SPF में, तो उसका डिडक्शन मिल जाता है एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो कितना 1,50,000 का। ठीक है, यानी उतना पार्ट का डिडक्शन मिल जाता है SPF में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में ऑफ PF फंड का, SPF फंड का। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1,50,000 ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको उतना का डिडक्शन मिल रहा है, कितना का, 1,50,000 का। ठीक है, देन थर्ड अगर हम देखें, डैट इज़ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू PF, जो भी इंटरेस्ट यानी जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, वो पूरी तरीके से इंटरेस्ट वाला पैसा पूरे साल का जो भी हमें मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट रहता है फ्रॉम टैक्स, यानी ₹1 भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन लमसम पेमेंट अगर हम देखें, कई बार जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लमसम पेमेंट कब, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन के टाइम पे लमसम पेमेंट हमें SPF का मिल जाता है कि इकट्ठा पेमेंट एक बारी में, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। वो लमसम पेमेंट में हमारा एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड इंटरेस्ट जो अर्न रहता है क्रेडिटेड रहता है टू SPF में, वो भी पार्ट इंक्लूडेड रहता है अंडर द लमसम पेमेंट, तो वो सब एग्जाम्प्ट रहेगा, यानी ₹1 उस लमसम पेमेंट पर टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है अंडर SPF। ओके, देन सेकेंड टाइप के बारे में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, विच इज़ आर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, सो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या है, नंबर फर्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड अंडर RPF में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका कितना पार्ट एग्जाम्प्ट रहता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एग्जाम्प्ट रहता है 12% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि सैलरी का क्या मीनिंग है, क्या कैसे हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, क्या ये सैलरी में DNS अलाउंस वाला भी पैसा इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। तो सैलरी की डेफिनेशन जो भी हम निकालेंगे, उस सैलरी पे 12% तक का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी है वो एग्जाम्प्ट रहता है, यानी टैक्स उस पर गवर्नमेंट को ₹1 भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर द RPF। राइट, देन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यानी 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी 1,50,000 का डिडक्शन है, जो कि SPF में था, वो भी RPF में सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन हमें मिल रहा है
ऑन ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। देन थर्ड अगर हम देखें डैट इज़ आर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ, कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है पीएफ में अंडर द आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, दैट इज़ एग्जम्प्ट। जो भी हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है ना आरपीएफ में, तो उस पर हमें टैक्स कितना एग्जम्प्ट हो रहा है, टैक्स इज एग्जम्प्ट अप टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट 9.5% पर एनम, यानी जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है उसका 9.5% तक पूरे साल का इंटरेस्ट पे टैक्स गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये भी, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है उस पर, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आर लम सम पेमेंट, यानी आरपीएफ में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को पैसा एक पर्टिकुलर सिंगल ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है, लमसम पेमेंट। उस केस में क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पशन अंडर सम केसेस, कुछ केसेस में एग्जाम्पशन मिलता है, अदरवाइज ट्रीटमेंट जो है वो एज यूआरपीएफ का अकॉर्डिंग होता है। यूआरपीएफ जो कि मैंने टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में हमने डिस्कस किया था, यूआरपीएफ इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसको हम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अगर और इसके बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और हर टाइप्स के बारे में मैंने बताया है, कब वो टाइप इस्टेब्लिश हुआ है, किस एक्ट में प्रोविडेंट फंड वो टाइप इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। तो वहाँ आप देख सकते हो। तो लमसम पेमेंट जो है वो एग्जाम्प्ट रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, अदरवाइज जो ट्रीटमेंट है वो वही होगा जो कि यूआरपीएफ में होता है। यूआरपीएफ में क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो यूआरपीएफ दैट इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये भी मैंने बताया प्रोविडेंट फंड के टाइप्स में, विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट। इसको बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्मॉल है अभी, ठीक है, या जिस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है, तो उसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो यूज़ करते हैं, यूआरपीएफ पैसा मिलता है उसमें, उसको हम शॉर्ट में यूआरपीएफ बोलते हैं। और बाकी जो भी है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी, एग्जाम्पशन कि कितना हमें टैक्सेबिलिटी टैक्स देना होगा, कितना एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके, सो यूआरपीएफ में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल लिखा है, ध्यान रखना, एग्जाम्प्ट नहीं लिखा है। नॉट टैक्सेबल मतलब जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है ना अंडर यूआरपीएफ में, वो हम इनकम ही नहीं मानते। अगर हम इनकम मानते तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट लिखा होता, यहाँ पे लिखा है नॉट टैक्सेबल, तो मतलब हम उसको इनकम ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन अंडर यूआरपीएफ में क्या लिखा है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यानी जो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 1,50,000 का एग्जाम्पशन जो मिलता है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अंडर यूआरपीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड हम लोग देते हैं विच इज़ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ विच नॉट टैक्सेबल व्हेन इंटरेस्ट इज़ क्रेडिटेड, यानी जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो रहा है हमारा यूआरपीएफ में, जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा व्हेन इंटरेस्ट इज़ क्रेडिटेड, यानी टैक्सेबल नहीं होगा। नॉट टैक्सेबल मतलब 1 रुपये भी टैक्स हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है, किस पर, वो यूआरपीएफ अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम के हिसाब से उस पर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लमसम पेमेंट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर वाला ये जो लमसम पेमेंट जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है ना, वही आरपीएफ में ट्रीटमेंट होगा इन केस ऑफ लमसम पेमेंट। सम स्पेशल केसेस में एग्जाम्प्ट रहेगा, अदरवाइज यही ट्रीटमेंट होगा। जो बड़ा था ना वो लाइन, तो उसका मतलब यहाँ है, दैट इज़ लमसम पेमेंट अंडर यूआरपीएफ। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट जो है वो ऊपर यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल था और इंटरेस्ट भी हमारा नॉट टैक्सेबल था, तो वो अब लमसम पेमेंट के समय क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दोनों टैक्सेबल हो रहा है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा था अंदर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स 1961 में 1,50,000 का, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मींस यहाँ पे एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी कर रहा है अंडर द लमसम पेमेंट में, पूरे साल का पेमेंट में, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाता है क्योंकि ऊपर डिडक्शन नहीं मिला था, राइट। अब सम स्पेशल केसेस हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, सो सम स्पेशल केसेस अंडर आरपीएफ, जो कि मैंने बताया था अंडर लमसम पेमेंट में, कुछ स्पेशल केसेस में हमारा जो लमसम पेमेंट है अंडर आरपीएफ वाला वो क्या रहता है,
एग्जम्प्ट रहता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से केसेस में एग्जम्प्ट रहता है? केस 1 विच इज़ एम्प्लॉय हैज़ रेंडर्ड कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर और मोर, यानी एम्प्लॉय हैज़ रेंडर मीन्स प्रोवाइड किया है। अगर मान लो जो एम्प्लॉय है उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेंडर किया है कॉन्टीन्यूस सर्विस, यानी बिना रुके सर्विसेज 5 ईयर 5 साल तक उसने अपनी कंपनी में जॉब जो है ऑफिस सर्विसेज अपने ऑफिस में रेंडर करी हैं, या 5 साल से ज़्यादा, कम से कम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, तो उस केस में हमारा जो लमसम का पेमेंट अगर मान लो उसके बाद वो टर्मिनेट या रेजिग्नेशन हो गया जिसकी वजह से पीएफ का पैसा मिल रहा है आरपीएफ अकाउंट में, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा ये था। सेकंड केस का देखते हैं विच इज़ ओके, services is terminated due to ill health, discontinuance of business or any reason beyond the control of employee। यानी मान लो अगर सर्विसेज जो कि एम्प्लॉय रेंडर कर रहा है इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, क्यों? ड्यू टू इल, यानी एम्प्लॉय की जो हेल्थ है वो सिक पड़ गया, एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो अपना जॉब जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। डिसकंटिन्यूशन, या मान लो डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस हो सकता है वो कंपनी अब जो है डाउन चली गई हो मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनी को खर्चा बढ़ गया था, तो इसलिए कंपनी जो है वाइंड अप कर लिया हो मार्केट में, ठीक है। और एनी रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, या कोई भी अदर रीज़न हो बियॉन्ड विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर, तो उस केस में पीएफ का पैसा जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन वो पूरा का पूरा लमसम पेमेंट का केस में वो एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स 1 रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देन केस थर्ड क्या है? आफ्टर लिविंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एसएससी जॉइन न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड द बैलेंस इन आरपीएफ अकाउंट विद फॉर्मर एम्प्लॉयर इज ट्रांसफर इन आरपीएफ विद न्यू एम्प्लॉयर, यानी आफ्टर लिविंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयर मीन्स प्रेजेंट जो कंपनी था उसको एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, उसके बाद ठीक है एसएससी जो है वो एम्प्लॉय जो है ज्वाइन कर रहा है न्यू एम्प्लॉयमेंट, नया जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में जो भी बैलेंस था विद द पुराने वाले ऑफिस में आरपीएफ अकाउंट जो उसने क्रिएट किया था उस वाले अकाउंट में जो भी बैलेंस था विद द फॉर्मर एम्प्लॉयर मीन्स पुराने वाला ऑफिस जहाँ वो रिज़ाइन कर चुका है अब, ठीक है। तो वो अब क्या बन चुका है? फॉर्मर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द आरपीएफ अकाउंट विद द न्यू एम्प्लॉयर, यानी जो न्यू कंपनी में उसने ज्वाइन किया उसमें भी वो आरपीएफ अकाउंट अपना जब खोलेगा तो उसमें जो पुराने वाला कंपनी में जो आरपीएफ अकाउंट वाला जो भी बैलेंस था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द न्यू कंपनी के आरपीएफ वाले अकाउंट में, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो लमसम का पेमेंट का पैसा है अंडर आरपीएफ वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहता है फॉर्मर एम्प्लॉयर वाला, ठीक है। 1 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है उस एम्प्लॉय को। देन केस फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस इज़ क्या लिखा है यहाँ पे? इंटायर बैलेंस स्टैंडिंग इन आरपीएफ इज ट्रांसफर टू पेंशन स्कीम रेफर्स टू अंडर सेक्शन 80 CCD नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो इंटायर बैलेंस है हमारा आरपीएफ अकाउंट में वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू द पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में रेफर्स टू अंडर सेक्शन 80 CCD नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे को पेंशन स्कीम रेफ़र की एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD में, वहाँ पर हम लोग जो है पूरा का पूरा आरपीएफ अकाउंट का जो भी पैसा है वो अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लमसम पेमेंट के केस में हमें 1 रुपये भी आरपीएफ के अंडर जो लमसम पेमेंट है उस केस में 1 रुपये भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू द गवर्नमेंट को, राइट। यानी वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहता है। अदरवाइज़ जो ट्रीटमेंट है आरपीएफ का लमसम पेमेंट वाला वो यूआरपीएफ वाला ही होगा अगर ये चारों केसेस के बाहर का केस है तो, ठीक है। Okay, so that's it for this particular video. If you like this video then don't forget to hit the like button, do share it also and just subscribe to my channel. Thank you so much for watching.